हेलो प्यारे दोस्तों, भाई कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमिटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। आज इस लेक्चर में हम क्या बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है, हमारा जो कोर्स चल रहा है, दैट इज क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स इन ए ब्रीफ, ठीक है, इन ए कॉम्पैक्ट व्यू। तो उसमें हम आपको बता रहे थे कि कैसे क्वांटम फिजिक्स की जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो हमने स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। और उस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हमने आपको बताया था, क्या बताया था, हमने बताया था कि लाइट जो है वो एक मिस्ट्री थी, एक रहस्य था सभी के लिए। ये क्या है, लाइट कण है, पार्टिकल है, कैसे ट्रेवल करती है, लाइट है क्या वास्तव में। न्यूटन साहब ने अपने आइडियाज़, अपने विचार रखे। बाद में हाइगन साहब आए, उन्होंने वेव का विचार रखा। तो न्यूटन साहब का चला थोड़े कुछ दशकों के लिए, न्यूटन साहब का विचार चला पार्टिकल नेचर लाइट की, हमने बता दिया है, प्रीवियस लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं। फिर जो हाइगन आए, क्रिस्टिन हाइगन, उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये वेव की तरह बिहेव करती है। बाद में हाइगन ने अच्छे से समझा दिया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तब ये कंफर्म हो गया कि हाँ जी, लाइट एक वेव है, ठीक है। तो चल रहा था, ये पता लग गया कि हाँ जी लाइट वेव है। और सभी जगह नोट कर लो कि प्रकाश एक तरंग है। लेकिन जैसे ही 1899 के करीबन हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट आया, एक फिनोमेना आया, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया वेव नेचर। तब वापस से वो मुद्दा खुल गया कि क्या है लाइट। अगर वेव होती तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसको एक्सप्लेन कर पाती, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो फिर वापस से वो मिस्ट्री ओपन हो गई कि क्या है, लाइट वेव है, पार्टिकल है। बाद में आइंस्टाइन साहब आए और आइंस्टाइन साहब ने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी और उसमें उन्होंने बताया कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल से बनी होती है, दैट इज, हमने बोला उनको फोटोन्स, ठीक है, छोटे छोटे कणों को, लाइट के कणों को बोला फोटोन। और फिर हमने डेप्थ से एनालिसिस किया और फिर फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि लाइट जो दोनों है, लाइट जो वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है। जब डिटेक्ट करते हैं लाइट को तो वो एज ए पार्टिकल के रूप में डिटेक्ट होती है। और हमने बताया था किसी भी स्क्रीन के ऊपर यदि फोटोन गिरेगा, ठीक है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है किसी की इस जगह पर गिरेगा, वो प्रोबेबिलिटी वो वेव डिसाइड करेगी, ठीक है। और दूसरी बात, हमने दो तीन बातें और की थी। हमने कंक्लूजन निकाला था कि लाइट जो है एट ए पर्टिकुलर टाइम पर लाइट पार्टिकल भी, वेव भी लाइट डिटेक्ट करते हैं तो वो पार्टिकल की तरह डिटेक्ट होती है, ठीक है। और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में उसकी एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी है कि यहां पर फोटोन मिलेगा। एग्जैक्ट तौर पर हम यह नहीं बता सकते कि फोटोन यहीं पर ही गिरेगा। हमने बताया था कि अलग अलग जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, सेम सिचुएशन, सेम सोर्स लिया था, ठीक है, सेम कंडीशन रखी गई थी। फिर हमने जब स्क्रीन को चेंज किया तो वो जो फोटोन जो पहले यहां गिरा था वो वहां नहीं रह करके दूसरी जगह गिरा। तो हमने ये कंक्लूड किया कि आप यदि एक्सपेरिमेंट को सेम रूप से, ठीक है, सेम तरीके से आप इसको रिपीट करोगे तो भी जरूरी नहीं है कि फोटोन वहीं गिरे। तो प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं, एग्जैक्ट तौर पर हम यह नहीं बता सकते कि अमुक फोटोन अमुक जगह गिरेगा ही गिरेगा, नहीं, ये नहीं बता सकते। तो फिर बोला ठीक है, नहीं बता सकते। तो फिर हमने कंक्लूजन किया कि प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। हमने ये भी बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हर जगह रहती है, लेकिन जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, रेटिना से ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, परटर्ब कर देता है या अफेक्ट कर देता है, जिससे वो जो प्रोबेबिलिटी है वो इनफाइनाइट रीजन से न होकर के एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड हो जाती है कि यहाँ फोटोन मिल गया, ठीक है। तो ये कंक्लूजन हमने किए थे एट द एंड ऑफ चैप्टर, और फिर हमने इनके क्वेश्चंस भी लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ तक अपने पास हो गया था और कंक्लूजन मिल भी गया अपने को, ठीक है ना। अब हमें पता है, फाइनल कंक्लूड हम ये बोल सकते हैं कि जी हाँ, लाइट वेव और पार्टिकल दोनों होती है, ठीक है ना। ट्रेवल करती है वो एज ए वेव की तरह ट्रेवल करती है, और वेव करेक्टर ही डिसाइड करता है किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर फोटोन कितनी प्रोबेबिलिटी रखेगा, कितना गिरेगा,
कितनी प्रोबेबिलिटी है किसी पर्टिकुलर जगह पर गिरने की, ठीक है, और वो वेव से डिसाइड होता है, ठीक है। तो पार्टिकल और वेव नेचर दोनों अपने पास रखती है लाइट, ठीक है। कंक्लूड करते हैं फाइनल। तो यहाँ तक अपने पास हो गया था, ठीक है। अब हम कुछ और एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं कि वो ये इंडिकेट करते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ये वो प्रदर्शित करते हैं कि लाइट जो वो पार्टिकल नेचर है, लाइट की पार्टिकल नेचर होती है, ठीक है ना। तो ये अपने पास और कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, ना कि वेव की तरह, ठीक है। और वापस से ध्यान रखना, लाइट ऐसा नहीं कि पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव भी करती है, लाइट वेव की तरह ट्रेवल करती है, किसी पर्टिकुलर पर यदि हम डिटेक्ट करते हैं तो वो पार्टिकल की तरह डिटेक्ट होती है, ठीक है। ओके। तो अब हम चलते हैं वो एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो डिफाइन करते हैं, जो मतलब जो केवल और केवल एक्सप्लेन किए जाते हैं बाय दी हेल्प ऑफ दी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। उनमें से पहला मैं लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा ही बोल दिया तो पहले डायरेक्ट लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फर्स्ट जो अपने पास एक्सपेरिमेंट है दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ओके। तो हेडिंग ये डाल लो, चाहे आप बड़ी बड़ी हेडिंग ये डालोगे, क्या, एक्सपेरिमेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दोज एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना। ये आप हेडिंग डाल लेना प्यारे दोस्तों, एक्सपेरिमेंट्स दैट डेमोन्स्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, दैट डेमोन्स्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, the particle nature of light, ओके। अब इनमें से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अभी बाकी हैं, जैसे एक तो हमने कर लिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब हम सेकंड जो करने वाले हैं दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये बहुत ही ब्रेक थ्रू एक्सपेरिमेंट था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये क्या है? रेडिएशन तो हमें पता है, रेडिएशन को तो इन जनरल वे में हम क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम होता है उन सभी वेव्स को इन जनरल हम बोल देते हैं रेडिएशन, ओके। अब ये ब्लैक बॉडी क्या है? देखिए, हमें पता है कि इस प्रकृति में जो भी वस्तु किसी भी टेम्परेचर पर होती है वो हीट को ऑब्जॉर्ब भी करती है, हीट को इमिट भी करती है कि नहीं करती? बिल्कुल, हीट वेव्स, इंफ्रारेड। अब जैसे प्रीवोस्ट थ्योरी आती है अपने पास फिजिक्स में, प्रीवोस्ट थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी वस्तु किसी टेम्परेचर के ऊपर वो रेडिएशन को इमिट भी करती है और रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब भी करती है। गर्म कब होती है कोई वस्तु? जब उसकी ऑब्जॉर्प्शन की जो रेट है वो उसके इमिशन की रेट से ज्यादा हो जाए तो वो वस्तु गर्म हो जाती है। कोई वस्तु ठंडी कब होती है? जब उसके इमिशन की जो रेट है उसके अब्जॉर्प्शन की रेट से ज़्यादा हो जाए, वो वस्तु ठंडी हो जाएगी। और अगर दोनों इक्वल हो जाए रेट तो हम बोल देते हैं कि जो वस्तु है पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम स्टेट में है, उसका टेम्परेचर बदल भी नहीं रहा, ठीक है, न घट रहा न बढ़ रहा, सेम है। तो कुछ वस्तुएं, जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, जैसे सन है, मून है, ठीक है, जैसे लुमिनस और नॉन लुमिनस बॉडीज होती हैं, ठीक है, वॉटेवर। अब मैं चलता हूँ ब्लैक बॉडी क्या होती है, ठीक है। ब्लैक बॉडी एक वो ऑब्जेक्ट है जो अपने ऊपर जितनी भी रेडिएशन गिरती हैं उन सभी को अब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज द ब्लैक बॉडी, और हमें पता है ए गुड अब्जॉर्बर इज ऑल्सो ए गुड इमिटर। तो ब्लैक बॉडी जितनी रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करती है उतनी रेडिएशन को वो इमिट भी कर सकती है। तो ब्लैक बॉडी क्या है, इसको लिख लेना, मैं नहीं लिखाने वाला, थ्योरी में आपको स्वयं लिखना है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी विच अब्जॉर्ब्स ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन विच फॉल्स ऑन इट, ठीक है, विच फॉल ऑन इट, सभी को वो ऑब्जॉर्ब करती है, ठीक है। ये ब्लैक बॉडी। आदर्श जो ब्लैक बॉडी है वर्तमान में अपने पास न तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, आइडियल तो कोई चीज होती नहीं है। हाँ, हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास मैं बोलूं, अपने पास जैसे सन है वो एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है। जैसे मैं बोलूं ये अपने पास जो है मरुस्थल की जो, ठीक है, डेजर्ट की जो मिट्टी है वो एक तरह से
लगभग ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करती है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ अपने पास, ठीक है, एक ब्लैक बॉडी को बनाने का तरीका क्या है, एक कैविटी लेते हैं, ठीक है, कोई कैविटी, उस कैविटी को अंदर से हम ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक पेंट कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, और उसके अंदर एक छोटा, उसके बाहर एक छोटा सा होल क्रिएट कर देते हैं। उस होल से हम किसी रेडिएशन को डालते हैं, और वो रेडिएशन क्या करती है, वो ट्रैप हो जाती है उस कैविटी के अंदर, और वो जो रेडिएशन है बार बार उसकी दीवारों से टकराती है, बार बार टकराती है, और हम वो रेडिएशन उसके अंदर डालते रहते हैं, और फिर हम ये बोलते हैं कि ऑलमोस्ट वो जितनी भी रेडिएशन आप डालोगे वो ऑब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ अपने पास ये वाला ले लेते हैं आप एग्जांपल, ठीक है, तो ये जो इसकी जो दीवार है, अंदर वाली दीवार, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, ब्लैक पेंट कर देते हैं, काला ब्लैक पेंट कर देते हैं, ताकि ये अब्जॉर्ब कर ले, जितनी भी रेडिएशन उसके अंदर गिरे उस सभी को क्या कर ले, अब्जॉर्ब कर ले। तो ये जो है अपने पास वो ब्लैक बॉडी होगी। जैसे कोई रेडिएशन आपने डाली, ठीक है, ये जितनी भी रेडिएशन डालेंगे तो क्या होगी, वो इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ऐसे ट्रैप हो जाएगी। तो ये जो बॉडी है कैविटी, ठीक है ना, ये बिहेव करेगी लगभग 99% ऑलमोस्ट जो है अपने पास ब्लैक बॉडी की तरह। अब इस ब्लैक बॉडी को यदि किसी टेम्परेचर T के ऊपर यदि इसको हम गर्म करें, वैसे तो हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इमिट करती है रेडिएशन, ठीक है, टेम्परेचर T के ऊपर, कोई भी नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे विजिबल रीजन में इमिट करती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में इमिट करती है, इंफ्रारेड रीजन में इमिट करती है, ठीक, कोई भी गर्म बॉडी, ठीक है। विजिबल रीजन में जब इमिट करती है तो हम बोल देते हैं कि ये कलर है, रेड कलर, ब्लू कलर, ठीक है, वॉयलेट कलर, ये सारी हम बोल देते हैं विजिबल रीजन में आ गई। अल्ट्रावायलेट रीजन में अपने पास जो सन की जो रेज आती है वो अल्ट्रावायलेट रेज में भी आती हैं। फिर मैं बात करूं कि इंफ्रारेड जो ओवन की जो माइक्रोवेव जो है, ठीक है, तो वो इंफ्रारेड रेज को अपने पास करता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट इमिट करता है। वैसे ही मैं यदि किसी टेम्परेचर T के ऊपर, किसी टेम्परेचर T केल्विन के ऊपर इसको गर्म करूं ना, तो ये जो रेडिएशन को इमिट करेगा उस रेडिएशन को हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ल्यूमर और प्रिंगसाइम ने, दो फिजिसिस्ट थे, उन्होंने उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एनालिसिस किया, उसका ग्राफ बनाया, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया, ठीक है। उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को उन्होंने एनालिसिस किया, तो उनको क्या मिला वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गई, ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, ठीक है। किसी टेम्परेचर T को हम फिक्स रख रहे हैं, ये टेम्परेचर T कांस्टेंट है, हम ये मान रहे हैं जितनी अब्जॉर्प्शन की रेट है उतनी इमिशन की रेट है, और वहाँ पर जो इमिट हो रही है उसको हम बोल रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, ओके। अब देखो, अब देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ल्यूमर और प्रिंगसाइम को क्या मिला, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को उन्होंने एनालिसिस किया, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को उन्होंने जब एनालिसिस किया तो उन्होंने ग्राफ बनाया, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जब एनालिसिस किया तो उन्होंने देखा कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है इसके पास एक कंटिन्यूस एनर्जी का स्पेक्ट्रम है मिला। इस रेडिएशन में हर एक वेव के करस्पॉन्डिंग एनर्जी थी, मतलब ये मोनोक्रोमेटिक नहीं थी, ये रेडिएशन मोनोक्रोमेटिक ना होकर के अलग अलग एनर्जी, अलग अलग वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हमें मिली, 0 से इनफाइनाइट रेंज में। मतलब हर एक वेव आपको मिली इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, और वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की में जो एनर्जीज हैं, अलग अलग वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जीज हैं, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। इसकी शेप के ऊपर ब्लैक बॉडी की, उसकी साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे मैं ग्राफ बनाऊं, उन्होंने ग्राफ में क्या ऑब्जर्व किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का उन्होंने एक ग्राफ बनाया, उन्होंने एक ग्राफ बनाया किन किन के बीच में, वो देख लेते हैं, ठीक है।
तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब निकली, उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन में उन्होंने देखा कि ओल्ड टाइप की एनर्जी मिली। पहली बात तो ओल्ड टाइप वेवलेंथ हमें मिली, ओल्ड टाइप ऑफ वेवलेंथ हमें मिली, ओल्ड टाइप ऑफ वेवलेंथ हमें मिली 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, 0 to इन्फिनिटी रेंज में हमें लेमडा मिली। और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी के लिए, मान लो टी टेम्परेचर के ऊपर ये ब्लैक बॉडी है, हमें जो ग्राफ मिला ना, किन किन के बीच में, लेमडा के बीच में। और किसी पर्टिकुलर लेमडा के लिए जो एनर्जी, जिस वेव की जो एनर्जी है, मतलब हमें जो ग्राफ मिला था वो एक क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं यू लेमडा। यू लेमडा क्या है, यू लेमडा डी लेमडा। देखो यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यू लेमडा डी लेमडा क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो पहले ये ग्राफ मैं बना देता हूं। एक ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार से मिला प्यारे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से एक ग्राफ मिला, ठीक है। अब इसमें टोटल वेवलेंथ हमें मिल रही थी, इनफाइनाइट तक जा रहा है ये, ठीक है। तो ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ की हमें वेव्स मिली, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी मिली। तो मान लो इस लेमडा के करस्पॉन्डिंग ये जो एनर्जी मिली, तो ये यू लेमडा क्या है, ये यू लेमडा है। लेमडा एंड लेमडा प्लस डी लेमडा में लेमडा टू लेमडा प्लस डी लेमडा रेंज में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, इसका ब्लैक बॉडी का, ठीक है। यू लेमडा डी लेमडा रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द रेंज ऑफ लेमडा एंड लेमडा प्लस डी लेमडा। छोटे से रेंज के लिए हम एक कांस्टेंट कर पाए, क्योंकि डिस्क्रीट तो है नहीं, ये कॉन्टिन्यूस है, इसलिए हम डी लेमडा रेंज में डिफाइन करते हैं। लेमडा टू लेमडा प्लस डी लेमडा रेंज में जो वेव हमें मिली, उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, एनर्जी डेंसिटी, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं इसको। तो ये अपने पास में ग्राफ मिला। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो इस लेमडा के लिए हमें पर्टिकुलर एनर्जी मिल रही है, इस लेमडा के लिए हर एक प्रकार की लेमडा 0 से इन्फिनिटी में, लगभग 0 से इन्फिनिटी रेंज में हमें सारी प्रकार की वेव्स मिली, रेडिएशंस मिली। और यहां पर देखो इस लेमडा के लिए देखो, ये जो लेमडा है ना, ये वाली लेमडा, ये वो लेमडा है मैक्सिमम है, मतलब इस लेमडा के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी या वेव हमें मिली उसकी एनर्जी ज्यादा है, मतलब इस लेमडा की जो वेव्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा इमिट हो रही हैं, मतलब उनकी एनर्जी हमें ज्यादा से ज्यादा मिली, समझ रहे हो। अब मैं दूसरी लेमडा की बात करूं, इस लेमडा के करस्पॉन्डिंग जो वेव्स है वो थोड़ी कम मिली, इस लेमडा के करस्पॉन्डिंग थोड़ी वेव्स है वो कम मिली, लेकिन ज्यादा वेव्स किस लेमडा के लिए मिल रही हैं, दैट इज कॉल्ड लेमडा मैक्सिमम। एम मतलब मैक्सिमम, लेमडा मैक्सिमम। इस लेमडा के करस्पॉन्डिंग जो वेव्स हमें मिली इस रेडिएशन में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, उनकी अमाउंट बहुत ज्यादा थी। अमाउंट ज्यादा है मतलब एनर्जी ज्यादा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें एनर्जी ज्यादा से ज्यादा मिली, दैट इज कॉल्ड लेमडा मैक्सिमम। और हमने नोटिस किया, ये ग्राफ हमने मान लो T1 टेम्परेचर पर किया, और अभी हमने बताया था, ठीक है, T1 केल्विन हमने दिया। अभी हमने बताया कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं इस ब्लैक बॉडी का, हर एक लेमडा के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी वेव मिल रही थी, जिनकी एनर्जी थी, वो बढ़ जाती है। और हमने एक पैटर्न देखा, ठीक है ना, हमने एक पैटर्न देखा। देखो क्या देखा, कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिला हमें। ये जो लेमडा एम है अब की बार डिक्रीज हो जाती है, लेमडा एम 2 बोल देते हैं, लेमडा एम 1 बोल देते हैं। ये टेम्परेचर T2 केल्विन पर हमने देखा और ये T1 केल्विन पर हमने देखा, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना। अब देखो टेम्परेचर जैसे बढ़ा दिया तो हर एक लेमडा के करस्पॉन्डिंग इमिटेड जो वेव्स हैं वो उनकी अमाउंट भी बढ़ जाती है। अमाउंट बढ़ गई तो एनर्जी भी बढ़ गई, देख लो हर एक लेमडा की बढ़ गई। और वो लेमडा जिसके करस्पॉन्डिंग हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है उसकी शिफ्टेंस वो कम हो गई। मतलब लेमडा, जैसे मैं बोलूं कि रेड जो कलर है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, अब की बार टेम्परेचर बढ़ाया तो वो शिफ्ट हो गया, ठीक है, ऑरेंज की जो तरफ हो गया।
ब्लू की तरफ हो गया। तो जैसे ही हम गर्म करते हैं, ठीक है, आप नोटिस भी करते हो जब भी हम गर्म करते हैं तो अपने पास पहले रेड होता है, फिर ऐसे वो ब्लू की ऑरेंज की तरफ शिफ्ट होता है, फिर ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ऐसा देखा है। फिर एक बीच में पैटर्न आता है, व्हाइट हो जाता है, उनका एवरेज बोल देते हैं। तो ये इसी कारण हो रहा है, ये जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसी के कारण हो रहा है वो, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये T2 केल्विन के ऊपर। फिर हमने T3 केल्विन के ऊपर और ऑब्जर्व किया, तो हमने ये देखा कि हमें फिर से सेम पैटर्न मिला, यानी लेमडा m3, यानी ये T3 केल्विन के ऊपर। तो ये ग्राफ एक्सप्लेन करना एक मुद्दा था, एक डिबेट चली कि हाँ भैया इसको अगर एक्सप्लेन करो, अगर आप ये बोल रहे हो कि लाइट जो है वो पार्टिकल है, वेव है, पार्टिकल है, जो भी बोल रहे हो, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत लोग आए, ठीक है। अब इसके डेप्थ में मैं नहीं जाने वाला, इसमें वीन डिस्प्लेसमेंट लो भी आता है, लेमडा एम जो देखो शिफ्ट हो रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे लेमडा कम हो रही है, तो लेमडा एम जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टी, वो आप देख लेना, ठीक है। लेमडा एम जो अपने पास मिला था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपने पास टी के मिला था, लेमडा एम टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आता है, ये होता है, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट, ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो हमें मिलता है। फिर हमने देखा था कि ये जो हमें यूएम मिला, ठीक है, मैक्सिमम जो एनर्जी मिली उस लेमडा एम के करस्पॉन्डिंग, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 5 के। तो ये बहुत सारी अपने पास रूल्स हैं, तो हम इसमें डेप्थ में जाने वाले नहीं हैं। हम क्या बताएंगे आपको डेप्थ में, तो हम कभी किसी और दिन जाएंगे। अभी हमें क्वांटम फिजिक्स को कॉम्पैक्ट व्यू में आपको मोटा मोटा देखना है, आपको बस थोड़ा सा ब्रीफ दे रहे हैं कि आपको स्टोरी मिल जाए कि हाँ क्वांटम फिजिक्स में ऐसा होता है, ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो ये लेमडा एम टी कॉन्स्टेंट हुआ, ये इस ग्राफ को एनालिसिस करके हम और भी देख सकते हैं, बहुत चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल फिजिक्स चाहिए, क्लासिकल थ्योरी चाहिए, रेले जीन्स, ठीक है ना, रेले जीन्स लो आया अपने पास। तो उन्होंने जब किसको यूज़ किया, क्लासिकल मेथड को यूज़ किया, क्लासिकल फिजिक्स को यूज़ किया इन्होंने, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स को, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया था, ठीक है ना, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ किया। तो उन्होंने ये बोला कि ऐसा हो रहा है, कैसा कि इस ब्लैक बॉडी के जो मोलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, इस ब्लैक बॉडी में जो एटम्स हैं, जब उसको हीट किया जाता है तो एटम्स वाइब्रेट होते हैं, तो वो एक रेडिएशंस को इमिट करते हैं, वो रेडिएशंस स्टेशनरी वेव्स, ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स जिसको बोलते हैं, प्रगामी तरंगें स्टैंडिंग वेव्स बनाती हैं। और वो स्टैंडिंग वेव्स को बारे में जब उन्होंने क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ किया, अप्रोच ये थी कि ये जो स्टैंडिंग वेव्स बनाती हैं, अप्रोच ये थी कि स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं उस ब्लैक बॉडी के अंदर, स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। और उन्होंने अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशंस को इंक्लूड किया, उस मोड ऑफ वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग उन्होंने एनर्जी को डिफाइन किया बाय द यूजिंग ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स को उन्होंने यूज़ किया, ठीक है ना। कौन कौन है ये है रेले जीन्स लो, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स को उन्होंने यूज़ में लिया, क्लासिकल फिजिक्स को उन्होंने यूज़ लिया, इन्होंने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया, ठीक है ना। इन सब को यूज़ करके उन्होंने अपना एक इक्वेशन दी, ठीक है, ये उन्होंने बताया। क्या बताया आप देखते हैं, क्या वो एक्सप्लेन कर पाए क्या, चलिए हम बताते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे जल्दी से एक बार मोटा मोटा। उन्होंने जो इक्वेशन दी वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से निकल के आती है। अब ये इक्वेशन कैसे दी, क्या उसका डेरिवेशन था, अब हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या वो जो एक्सपेरिमेंट जो इक्वेशन दी, क्या वो इक्वेशन इन ग्राफ को सोल्व कर पाई क्या, चलिए हम देखते हैं। उन्होंने बोला कि लेमडा एंड लेमडा प्लस डी लेमडा रेंज में जो यू लेमडा है उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी, या तो लेमडा टू लेमडा प्लस डी लेमडा रेंज में लिख दो,
या हमें पता है कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, ठीक है। तो या डी न्यू के रूप में लिख, न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू के रूप में लिख दो, लेमडा स्क्वायर डी न्यू, ठीक है ना, इस प्रकार से डी लेमडा, ठीक है। तो आप जो लेमडा एंड लेमडा प्लस डी लेमडा में लिख सकते हैं और न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू में भी लिख सकते हैं। तो ये ग्राफ तो लेमडा में भी है, ठीक है। और यदि हम न्यू के रूप में फ्रीक्वेंसी के लिए ये ग्राफ बनाए ना, तो फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ कुछ अलग आता है, थोड़ा सा वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये लेमडा इस तरफ घट रही है, अब की बार न्यू वो इस तरफ आगे की वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से चलिए बता देते हैं। यू न्यू न्यू, ये अपने पास न्यू मिला, ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिला, इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा, ठीक है। वो थोड़ा इस प्रकार से, ओके। ये न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू रेंज में। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जब रेले जीन्स आए, ठीक है, रेले जीन्स आए तो उन्होंने बोला कि न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू रेंज में जो यू न्यू डी न्यू आया, उन्होंने बोला कि उसकी एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से आई, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब और के टी डी न्यू, ठीक है। ये एवरेज एनर्जी मान ली थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, थर्मोडायनेमिक्स के लिए हमने एवरेज एनर्जी को कंसिडर किया रेले जीन्स ने। या यदि लेमडा और लेमडा प्लस डी लेमडा रेंज में लिखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू लेमडा डी लेमडा, ठीक है ना। तो 8 पाई सी स्क्वायर अपॉन अपने पास लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया सी क्यूब, ये हो गया के टी, और डी न्यू का आप लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, यानी यू लेमडा डी लेमडा जो आया वो आया 8 पाई अपॉन लेमडा टू द पावर 4 के टी डी लेमडा, ठीक है ना। तो ये उनका एक्सप्रेशन था, किसका, रेले जीन्स का। तो ये एक्सप्रेशन आया। अब हम देखेंगे क्या ये जो एक्सप्रेशन है, क्या इस ग्राफ को ये प्रूव कर पा रहा है, क्या इस ग्राफ को ये एक्सप्लेन कर पा रहा है। लेट मी चेक दैट। एक बात बताओ, ये ग्राफ देखो क्या क्या बोल रहा है ये ग्राफ। ये ग्राफ बोल रहा है कि जैसे जैसे लेमडा बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो उस लेमडा के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, ठीक है, वेव अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो घटती जाएगी, यानी यू लेमडा घटेगा। बताओ क्या लेमडा मैं बढ़ा रहा हूँ, यानी लेमडा यदि टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूं तो क्या यू लेमडा घटकर जीरो हो रहा है क्या, चेक करो। जब लेमडा इन्फिनिटी की ओर हम टेंड करें तो 1 अपॉन इन्फिनिटी टेंड्स टू जीरो, सही बात है, बिल्कुल सही कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, क्या जब लेमडा टेंडिंग टू जीरो हो रहा है, लेमडा कम हो रहा है, तो क्या अगेन यू लेमडा जो वो भी जीरो हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। करके देखो लेमडा जब जीरो हो रहा है तो यू लेमडा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, लेकिन जब जीरो होगा तो क्या देखो यहाँ पर 1 अपॉन जीरो यानी इन्फिनिटी हो रहा है, यानी ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ये एरर आ गया, ये एरर आ गया यहां पर। इट कुड नॉट एक्सप्लेन फुली, इट ओनली एक्सप्लेन दैट पार्ट ऑफ ग्राफ that corresponds to the higher wavelengths, or we can say lower wavelength, lower frequencies, ठीक है, lower frequency, whatever you want to say। तो ये जो उसकी एनोलॉजी थी रेले जीन्स की, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके, क्लासिकल फिजिक्स को यूज करके, स्टैंडिंग वेव्स को कॉन्सेप्ट में ले करके, ठीक है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब वेव मानेंगे ना लाइट को, इस रेडिएशन को वेव नेचर मानकर स्टैंडिंग वेव और रेडिएशन के तौर पर जब उन्होंने एक्सप्लेन करना चाहा तो ये ग्राफ एक्सप्लेन नहीं हुआ। बाद में हालांकि ये तो रेले जीन्स अपने पास रेडिएशन लो है, वैसे एक वीन्स का रेडिएशन लो भी आता है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम नहीं जा रहे। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
बाद में कौन एक्सप्लेन कर पाया इसको और क्या अप्रोच रही वो हम बताएंगे, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करेंगे एक बार। तो रेले जीन्स ने अपना रेडिएशन लॉ बताया और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। उनकी अप्रोच ये थी कि जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जो रेडिएशन निकलती है उनकी कंटिन्यूस एनर्जी होती है। उन्होंने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को यूज़ में लिया, क्लासिकल अप्रोच को यूज़ में लिया, क्वांटम अप्रोच को यूज़ में नहीं लिया। अब नया जो फिजिसिस्ट आया दैट इज मैक्स प्लांक, द गॉड, द फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स। मैक्स प्लांक एक अपनी रेबेलियन थ्योरी लेके आए, उन्होंने करेजियस थ्योरी, उन्होंने एक साहस दिखाया। उन्होंने बोला कि कैसे मैं इसमें कुछ चेंज करूं ताकि इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर पाए। और फिजिक्स और साइंस यही करती है। साइंस की क्या अप्रोच होती है, साइंस ये करती है मेरे को इसको एक्सप्लेन करना है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसको एक्सप्लेन करना है। अप्रोच अलग अलग रखेंगी साइंस बोलेगी क्या मैं इससे पा सकती हूँ, क्या इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना है मेरे को, क्या ये अप्रोच हो सकती है, क्या ये अप्रोच हो सकती है, क्या ये अप्रोच हो सकती है, अलग अलग अप्रोच चेक करिए। मैक्स प्लांक ने भी कुछ ऐसा ही किया। मैक्स प्लांक आदरणीय है आज जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, मैक्स प्लांक थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। उन्होंने बोला कि ठीक है, ब्लैक बॉडी के जो मॉलिक्यूल हैं, एटम्स, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, इमिशन कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो रेडिएशन जो वो इमिट हो रही है, ठीक है। लेकिन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है, इस एनर्जी को एक कंटिन्यूअस मैनर में न मान करके यदि मैं एक पर्टिकुलर एक मिनिमम वैल्यू दैट इज क्वांटा, उसके मल्टीपल की फॉर्म में यदि उस एनर्जी को मैं कंसिडर करूं, उस एनर्जी को, तो ये ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उन्होंने बोला कैसे, समझे नहीं। उन्होंने बोला जो रेडिएशन है उस रेडिएशन की जो एनर्जी है, उस रेडिएशन की एनर्जी को एक पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू दैट इज मान लो अपसाइलन है या ई है, ई वो एनर्जी है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है, या मैं बोलूं कि रेडिएशन की जो एनर्जी है वो या तो ई मानो, या उसकी 2e मानो, या 3e मानो, या 4e मानो। मतलब एक मिनिमम वैल्यू के मल्टीपल में आप यदि उसकी एनर्जी को कंसिडर करते हैं और बाद में यही अप्रोच लगाते हैं, साथ ही साथ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, बोथ साइंस इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, अपने पास FD स्टैटिस्टिक्स, तो क्वांटम अप्रोच को जब उन्होंने यूज में लिया, ठीक है, क्वांटम अप्रोच को जब उन्होंने यूज में लिया, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स को उन्होंने यूज में लिया, और ये जो ई की जो मिनिमम वैल्यू उन्होंने बोला h न्यू होती है, h बोला प्लांक कांस्टेंट c बाई लेमडा, तो h जो है वो 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। ये h डिसाइड करता है कि कौन सा जो आप पढ़ रहे हो, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर h आ रहा है इसका मतलब उसमें क्वांटम अप्रोच होगी। यदि h टेंड्स टू 0 हो जाए इसका मतलब आप क्लासिकल डोमेन में जा रहे हो, और यदि h की पर्टिकुलर कोई वैल्यू हो जाए, मैं बोलूँ कि h की वैल्यू अगर 0 ना हो तो आप बोलोगे वो क्वांटम अप्रोच में आप काम कर रहे हो। तो ये उन्होंने बोला, और उस जो अप्रोच है, जो रेले जीन्स की अप्रोच है, उनको बस h न्यू से उनको रिप्लेस कर दिया। नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन को उन्होंने n न्यू डी न्यू को इनको मल्टीप्लाई कर दिया इस h न्यू से। और जो उन्होंने फाइनली जो उन्होंने फॉर्मूला उन्होंने बनाया वो कुछ इस प्रकार से आया कि एनर्जी जो है न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू रेंज में जो यू न्यू डी न्यू है, वो एनर्जी इस प्रकार से आई 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, ठीक है, h न्यू, और एक्सपोनेंशियल h न्यू, ठीक है, अपॉन KT माइनस 1, ये डी न्यू। ये जो एक्सप्रेशन आई ना, इस एक्सप्रेशन के माध्यम से इस ग्राफ को सोल्व करवाया गया और सोल्व हो भी गया। इसको हम लेमडा, यू लेमडा डी लेमडा रेंज में भी लिख सकते हैं, यानी यू लेमडा डी लेमडा रेंज में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो 8 पाई मैंने बोल दिया, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा कर दो,
है ना, सी अपॉन लेमडा, तो सी स्क्वायर यानी लेमडा स्क्वायर हो गया, ये अपने पास हो गया, ये सी अपने पास यहाँ हो गया, और एच हो गया न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, अगेन कर दो, और डी न्यू को हम लिख देते हैं डी लेमडा, ठीक है, सी अपॉन लेमडा स्क्वायर, और अपने पास लेमडा स्क्वायर हो गया डी लेमडा, और यहाँ पर हमने बोल दिया एक्सपोनेंशियली, ठीक है, एच सी अपॉन लेमडा के टी, एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1, ये। तो जब आप इसको सोल्व करोगे देखो, ठीक है ना, 8 पाई एच सी यानी यू लेमडा डी लेमडा, यानी यू लेमडा डी लेमडा जो बनाना वो बना 8 पाई एच सी, ठीक है, ये अपने पास सी से सी कैंसिल, 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा टू द पावर 5 लेमडा टू द पावर 5, ओके, और ये बना डी लेमडा, और ये बना एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1, ठीक है ना, ये अपने पास बना, ठीक है ना, ये। तो इस इक्वेशन को जब हम इन ग्राफ को सोल्व करने के लिए हम यूज में लें तो ये एक्सप्लेन हो गया। चेक करो, चेक कर लो, चाहे चेक कर लो, करें चेक, ठीक है, करते हैं। मैं बोलूं कि लेमडा यदि इनफाइनाइट रेंज में हम करें, ठीक है, लेमडा टेंड्स टू इन्फिनिटी हम करें, तो देखो ये अपने पास देखो, हाँ ये वाला, अगर लेमडा इन्फिनिटी की ओर चलें, लेमडा की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब लेमडा की वैल्यू ज्यादा है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एच सी अपॉन लेमडा के टी लेस देन 1 होगा, यानी एच सी अपॉन लेमडा के टी जो है वो क्या लेस देन 1 होगा क्या, या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि एच सी अपॉन के टी जो वो लेस देन लेमडा होगा क्या, ठीक है। तो जब लेमडा इन्फिनिटी की ओर चल रहे हैं तो इसकी वैल्यू लगभग 0 के करीबन जा रही है क्या, ठीक है ना। तो फिर ये देखो यू लेमडा डी लेमडा क्या एक्सप्रेशन हो जाएगी, यू लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू, क्या मैं इसको एक्सपेंड करूं एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 ये होता है। तो यदि मैं बात करूं यहाँ पर एक्सपोनेंशियली एच सी अपॉन लेमडा के टी, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा देखना 8 पाई एच सी डी लेमडा, ओके, अपॉन लेमडा टू द पावर 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा के टी, और प्लस 100 ऐसे अपने पास एक्सपेंशन में चलेगा, -1 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो गया, तो ये बनेगा अपने पास 8 पाई एच सी, ठीक है, और अपॉन में के टी चला गया, और ये बनेगा लेमडा टू द पावर 4, और यहाँ पर हो गया एच सी। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या ये यू लेमडा जो है वो इन्वर्सली आ रहा है 1 अपॉन लेमडा टू द पावर 4 के, क्या लेमडा इन्फिनिटी है तो यू लेमडा टेंड्स टू 0 बनेगा, बिल्कुल। क्या ये एक्सप्लेन हो रहा है जैसे जैसे लेमडा टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो क्या ये 0 के करीबन जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, इसका मतलब ये एक्सप्लेन हो गया, ठीक है, लेमडा टेंड्स टू इन्फिनिटी वाले रेंज में ये एक्सप्लेन हो गया। रिलेजेंस भी एक्सप्लेन कर रहा था, चलिए हम डिस्कस करते हैं लोअर रेंज में, ठीक है। तो लोअर रेंज के लिए मैं डिस्कस करूँ लेमडा टेंड्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग जब मैं करूँ, ठीक है, तो क्या ये मैं बता सकता हूँ क्या, चलिए देखते हैं। सेकंड, लेमडा टेंड्स टू 0 के करीबन चलूँ मैं, ठीक है, मतलब लोअर वैल्यू के लिए चलूँ, तो लोअर वैल्यू के लिए चलूँ ना, तो जब लेमडा टेंड्स टू 0 होगा ना तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एच सी अपॉन लेमडा के टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ई की पावर में एच की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा है तो 1 को यदि मैं इग्नोर कर सकता हूँ, तो 1 को इग्नोर करूँ तो यू लेमडा डी लेमडा जो एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा टू दी पावर 5 एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लेमडा के टी,
प्यारे दोस्तों, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8πhc/λ⁵, और ये की पावर में माइनस में चला गया hc/λ/kT। अब देखो यहाँ पर देखो लैम्डा टेंडिंग टू 0 है, ठीक है, लैम्डा टेंडिंग टू 0, तो ये वाला तो बनाएगा इन्फिनिटी और ये क्या बनाएगा, 0 बनाएगा, ठीक है। लैम्डा टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/∞ 0, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, लैम्डा टेंडिंग टू 0, ये इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है, और ये इन्फिनिटी बनेगा तो 1/e⁻∞, तो ये 0, तो ये 0 के करीब बन जा रहा है और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। डोमिनेटिंग कौन सा होता है, डोमिनेटिंग जो अपने पास डोमिनेट कौन सा करेगा, डोमिनेंट फंक्शन ये होता है एक्सपोनेंशियली डोमिनेट करता है लोअर वैल्यूज के लिए हमेशा। तो इन्फिनिटी से पहले ही ये 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी जाएगा उससे पहले ये 0 हो जाएगा, तो कोई पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू होगी और उसको जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। और हमने देखा कि ये एक्सप्लेन हो गया, यू लैम्डा लोअर वैल्यू के लिए 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये वी और बाकी ये इन्होंने रेले जीन्स को भी एक्सप्लेन कर पाया है, ये वीन्स के डिस्प्लेसमेंट लॉ को भी एक्सप्लेन कर पाया, और इसने जो अनदर जो हमने पास जो ऑब्जर्वेशन हमने किए थे इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग सभी को ये एक्सप्लेन कर पाया। सेटिस्फाइड हम हो गए और फिर फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि हाँ, मैक्स प्लांक भाई साहब एक करेजियस इंसान है, एक रिवोल्यूशनरी थ्योरी लेके आए हैं। और मैक्स प्लांक ने क्या किया, मैक्स प्लांक ने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस ना होकर एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट पैकेट्स के रूप में होती है, और पर्टिकुलर उस पैकेट को उन्होंने क्वांटा बोला, और क्वांटा सबसे ही क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स। इस मिनिमम वैल्यू को उन्होंने बोला क्वांटा, अपसाइड इसको h न्यू को, ठीक है। और इसी के बेसिस पर आइंस्टाइन साहब ने अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। आइंस्टाइन की इक्वेशन आई, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिनके लिए उन्होंने नोबेल प्राइज मिला, तो इसी के बेसिस पर उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। तो मेन जो काम किया उन्होंने मैक्स प्लांक साहब ने किया। तो हमने क्या देखा कि यस, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को कंटिन्यूस ना लेकर के, मतलब वेव की फॉर्म में ना लेकर, यदि पार्टिकल नेचर की देखें, पार्टिकुलर छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में देखें, तो हम क्या कर पाते हैं, इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर पाते हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि लाइट या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, वो लाइट भी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। तो ये जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है, ना कि वेव नेचर। हालांकि वेव भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने पार्टिकल एस्पेक्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये बताता है कि हाँ, लाइट है या जो वेव है वो पार्टिकल नेचर भी रखती है, ठीक है। जब हम डिटेक्ट करते हैं, जब उस रेडिएशन को हमने डिटेक्ट किया, ठीक है, और हमने जब देखा, ग्राफ को एनालिसिस किया, तो इस थ्योरी के बेसिस के ऊपर हम इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर पाए। और अगेन ये प्रूफ हो गया कि हाँ, जो वेव लाइट की जो टेंडेंसी है वो पार्टिकल नेचर है, ठीक है। और आज तो हम जानते हैं वेव और पार्टिकल दोनों होती है, ट्रेवल करती है वेव की फॉर्म में, जब डिटेक्ट होती है तो पार्टिकल नेचर की तरफ फॉर्म में होती है। वेव कैरेक्टर ये डिसाइड करता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड होने की, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिससे आप ये पता कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि हाँ, कोई जो वेव है वो पार्टिकल नेचर, यानी डेमोन्स्ट्रेशन हमने किया। हमने बताया कि एक्सपेरिमेंट्स दैट डेमोन्स्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और दूसरा अपने पास आएगा, वो हम बताएंगे जो आपको, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा को लेकर के, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रा है उसको लेकर के। एक थर्ड जो अपने पास जो एक्सपेरिमेंट आता है, दैट इज पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, पेयर एनिहिलेशन। ये सारे जो पार्टिकल नेचर को दिखाते हैं, ठीक है। तो हम आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये हमने बताया पार्टिकल नेचर, हमारी जर्नी ऐसे चलती रही क्वांटम फिजिक्स में, ठीक है। आप बने रहिएगा। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।